केंद्र ने आज रात और कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी हुआ। इसके साथ ही बाकी के जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। सकती है, अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो एक आधों का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में उफान इस कदर बढ़ गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा का बड़ा हिस्सा डूब चुका है। वहीं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अलकनंदा का रौद्र रूप देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पौड़ी से खबर है अगली। यहां पर कोटद्वार पौड़ी हाईवे बंद हो गया है। गुमखाल के पास हाईवे पर अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ। पूरा पहाड़ दरक कर नीचे रोड पर आ गया और कई टन मलबे के साथ रोड बंद हो गई। पौड़ी और कोटद्वार को जोड़ने वाली रोड बंद हो गई। बाद में रोड खोलने की कोशिश की गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रोड को खोला जा सका, लेकिन फिर भी गुमखाल इलाके में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और हाईवे पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे तीसरे दिन भी नहीं खुल पाया। यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड और ओजरी के पास लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया, जिसकी वजह से कई जगह पर तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। फंसे हुए श्रद्धालुओं को पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी टीम की मदद से अस्थायी पैदल मार्ग तैयार कर सुरक्षित निकाला जा रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि अभी रोड चालू करने में 5 या फिर 4 दिन का वक्त और लग सकता है। इसके लिए वहां पर वैली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को पैदल निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को बड़कोट में बादल फटने के बाद हाईवे कई जगह पर वॉश आउट हो गया है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हाईवे को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। और वर्तमान में एक जगह है जहाँ पे रास्ता वॉश आउट हुआ था, ओजरी के पास में, वहाँ पे रास्ता नहीं खुल पाया है क्योंकि वॉश आउट हो गया है और वहाँ जगह की कमी है। जगह इतना नहीं है कि हम रास्ते को बना सकें, इसलिए नए सिरे से बनाने के लिए वहाँ कार्रवाई चल रही है और 4 से 5 दिन लगने की संभावना है। वहाँ वैली ब्रिज भेजा जा रहा है यहाँ से, और वैली ब्रिज जो ही पहुँचेगा 1 दिन 2 दिन लगेगा लगाने में, उसके बाद हम उसको सुचारू कर पाएंगे। फिलहाल पैदल अभी लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद होंगी। रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी वालों के लिए सख्त नियम कायदे जारी किए गए हैं। सभी को मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इसे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा, जो कि नियम कायदों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित भोजन परोसा जाए। उत्तराखंड में हेमकुंड की यात्रा पर आ रही सिख श्रद्धालुओं के बवाल की खबरें लगातार आ रही थी। इसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने हथियारों को रखने पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं तलवार और भाले और कृपाण वालों को साथ में लाने की मंजूरी होगी जो बिना धार के होंगे, और ऐसे हथियारों से धार को हटाना होगा। श्रीनगर और जोशीमठ में निहंग सिखों ने स्थानीय लोगों पर तलवारों से हमला किया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने सिख श्रद्धालुओं से कहा है कि वो धारदार हथियार ना लाएं। पुलिस के मुताबिक भावनाएं और श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। लिहाजा सिख श्रद्धालु अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ला सकते हैं, लेकिन उनमें धार नहीं होनी चाहिए।
कोई भी जो वेपन्स धारदार हथियार लेके ना चलें। यहाँ पे एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में जो सिख श्रद्धालु हैं वो कृपान और ये सारी चीजें को धारण करते हैं, तो उसमें भी ये चेक किया जाएगा कि वो जो कृपान और ये सब ले जा रहे हैं वो किसी भी सूरत में घातक ना हो, कोई शार्प एज ना हो। देहरादून डीएम सविन बंसल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से फोन ना उठाना भारी पड़ गया। दरअसल 12 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मसूरी के दौरे पर आए थे, लेकिन देहरादून डीएम सविन बंसल ने उनके यहां पर आने से ठीक पहले न तो फोन उठाया, न देहरादून और मसूरी पहुंचने पर शिष्टाचार निभाया। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर के सम्मान में प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। डीएम देहरादून सविन बंसल के इस रवैये को लेकर लोकसभा स्पीकर ऑफिस ने कड़ी नाराजगी जताई। इसकी शिकायत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को की गई। फिर 19 जून को मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा। इसके बाद उत्तराखंड के प्रोटोकॉल सचिव विनोद कुमार सुमन ने डीएम देहरादून सविन बंसल से जवाब तलब किया। मंगलवार को जवाब देने का आखिरी दिन था, जिसमें सविन बंसल ने जवाब दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सविन बंसल ने पैर में चोट होने का कारण बताया। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से इसकी शिकायत की गई उत्तराखंड सरकार को कि यहां पर डीएम का जो रवैया था, उन्होंने 2 बार फोन नहीं उठाया, 10 जून को भी और 11 जून को भी कई बार उन्हें कॉल किया गया। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इसकी शिकायत की। इस शिकायत को लेकर प्रोटोकॉल सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने जवाब तलब किया, जिस पर डीएम ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है। हमने इस बारे में कोशिश की कि हम डीएम देहरादून से उनका पक्ष जान पाए, लेकिन फोन पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब उनके कैंप ऑफिस पहुंचे तो यहां पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं प्रोटोकॉल सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन भी अभी इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहते। जवाब सविन बंसल का विनोद कुमार सुमन को पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यहां इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि उत्तराखंड में जो आईएएस अफसर हैं उन पर लगातार इस बात के सवाल उठते रहे हो। कई बार फोन नहीं उठाते, कई नेता इस बात की शिकायत करते हैं, कई बार मिनिस्टर इसकी शिकायत करते हैं, कई बार विधायक इसकी शिकायत करते हैं, जनप्रतिनिधियों की कई तरह की शिकायतें रहती हैं, या फिर कई बार पिछली सरकारों में चीफ सेक्रेटरीज ने भी इस बात को लेकर ऑर्डर दिए हैं कि सभी आईएएस अपने फोन जरूर उठाएं। लेकिन इस बार जो किरकिरी हुई है वो लोकसभा स्पीकर के मामले में हुई है, जहां लोकसभा स्पीकर का फोन ना उठाने की वजह से एक नया मुद्दा गरमाया है और देहरादून के जो डीएम है सविन बंसल, उनको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि अगर बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो फिर कौन फोन उठाएगा। और इस मसले ने कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की किरकिरी करवाई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, उत्तराखंड बीजेपी को लंबे इंतजार के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की दोबारा ताजपोशी हुई है। निर्विरोध चुने गए महेंद्र भट्ट की ताजपोशी के वक्त सीएम धामी से लेकर प्रदेश के सभी बड़े नेता और सांसद विधायक भी मौजूद रहे। सीएम धामी की बॉडी लैंग्वेज बेहद खास थी। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महेंद्र भट्ट एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मंगलवार को महेंद्र भट्ट की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई। वैसे तो सोमवार को एकमात्र नामांकन होने के चलते तय माना जा रहा था कि महेंद्र भट्ट ही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे और फिर मंगलवार को उनके नाम का विधिवत ऐलान कर दिया गया। दिल्ली से चुनाव प्रभारी बनकर भेजे गए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भट्ट की जमकर तारीफ की, जबकि प्रदेश प्रभारी से लेकर सांसद विधायक हर बड़ा छोटा नेता इस मौके पर मौजूद रहा। महेंद्र भट्ट ने भी फिर से जिम्मेदारी मिलने पर सभी का आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी सामूहिकता के सहयोग के साथ हम संगठन का विस्तार करेंगे। हम केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनके गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और 2027 जो मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य में है, हम इस बार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक बनाएंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग
कोई यहाँ पार्टी के अंदर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण होता है। हम सबके सहयोग से हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शिखर तक की यात्रा और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आपने समस्त कार्यकर्ताओं को एक परिवार के रूप में जोड़कर टीम उत्तराखंड की भावनाओं को जागृत करने का कार्य किया है। आपके सहज, सरल और सौम्य स्वभाव से प्रत्येक कार्यकर्ता आपके सामने निसंकोच रूप से अपनी बात रख सकता है। सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास रहता है कि नारायण न केवल आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपकी चुनौती, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। महेंद्र भट्ट के नाम का जब ऐलान हुआ तो सभी छोटे बड़े नेता मौजूद रहे, जिससे बीजेपी ने 2027 के लिए कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और एकजुटता का भी संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नॉमिनेशन होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि सभी 89 ब्लॉक में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 12 जिलों के डीएम के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है और बरसात को देखते हुए प्लान तैयार करने को कहा गया है। सभी जनपदों में नामांकन की प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी नामांकन स्थल जिले में चिन्हित हुए हैं, आमतौर पर विकासखंड पर ही नामांकन किया जा रहा है, तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारियों से 2 बार हमारी मीटिंग वीसी के माध्यम से हो चुकी है। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद अब इस बार मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सभी यात्री दल गाड़ियों से लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे। लेकिन बरसात के सीजन में लिपुलेख रोड में सफर करना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अभी से एहतियात बरतने के लिए कदम उठा लिए हैं। उन्नीस 1981 से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 तक पैदल रास्ते से ही होती रही, लेकिन अब चाइना बॉर्डर तक रोड बन गई है। लिपुलेख तक रोड बनने के बाद इस बार मानसरोवर यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना होगा। लेकिन हायर हिमालय में बनी रोड बरसात के सीजन में खतरों से भरी रहती है। हालात ये हैं कि यहाँ आए दिन भारी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। दरख्ती पहाड़ियाँ जहाँ आवाजाही पर ब्रेक लगा रही हैं, वहीं सफर भी खतरनाक हो रहा है। कभी भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। बीआरओ अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। मानसरोवर जाने वाली रोड बलुआ कोट से तवा घाट तक डबल लेन में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में मानसरोवर यात्रा को देखते हुए प्रशासन कई विकल्पों पर काम कर रहा है। यात्रा रूट पर जहां बीआरओ को पूरी तैयारियों के साथ तैनात किया गया है, वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी तैनाती की जा रही है। यही नहीं, अगर यात्रा के दौरान रोड बंद होती है तो प्रशासन टाइम मैनेजमेंट भी करेगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नाबीडांग में एक्लेमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नाबीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है। उसमें एक्लेमेटाइजेशन भी करना है, आईटीबीपी की जो ओर से ब्रीफिंग भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा, जबकि ये दल 6 जुलाई से लिपुलेख रोड पर अपना सफर शुरू करेगा। इस दौरान दल के पास लिपुलेख दर्रा पार करने तक 4 दिन का वक्त रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साल के बाद हो रही मानसरोवर यात्रा आसमानी आफत को भी मात देने में सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
चितई गोलू देवता के मंदिर को प्रशासन और मंदिर समिति कुमाऊनी शैली में बनाने जा रही है, लेकिन चितई मंदिर को स्थापित करने वाले पंत परिवार मंदिर को आस्था के रूप में विकसित करने की मांग कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में गोलजू देवता को जाना जाता है। चितई गोलू देवता के मंदिर में लगी अर्जी और घंटी अलग ही अंदाज में दिखाई देती हैं। घंटी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोलू देवता की मान्यता कितनी है। माना जाता है जिसको किसी भी न्यायालय से न्याय न मिलता हो वो गोलजू दरबार में आकर अर्जी लगाता है और उसे वहां से न्याय मिलता है और प्रसाद के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। अब मंदिर समिति और जिला प्रशासन मंदिर को कुमाऊनी शैली में बनाने जा रहा है। इसके साथ ही विवाह और दूसरे संस्कारों के लिए भी मंडप बनाए जाएंगे। तो हम लोग एक तो मंदिर का भव्य रूप चाहते हैं, उसके लिए एक डिजाइन बनाई गई है कि जिला योजना और जो मंदिर का पैसा है दोनों को लगा के उसको भव्य रूप दिया जाए। दूसरा ये है कि वहाँ तमाम लोगों की शादी ब्याह भी होती हैं, तो उसके लिए भी एक भव्य मंडप का जो है उसका निर्माण किया जाए। मंदिर को भव्य बनाने की योजना पर जहां आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं गोलजू मंदिर का निर्माण करने वाले पंत परिवार का मानना है कि मंदिर को सिर्फ आस्था के रूप में विकसित किया जाए, न कि पर्यटक स्थल के रूप में। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करने की मांग है। तो ये चाहता हूँ कि श्री गोलू देवता का जो भी मंदिर है उसके गर्भगृह की जो मूल स्वरूप है उसको बनाए रखा जाए और यात्रियों से भी यात्रियों से भी निवेदन है वो श्रद्धा भाव से यहाँ आए, पर्यटक के रूप में न। और इसके अलावा मंदिर को धार्मिक स्थल ही रहने दें, सामाजिक समारोह स्थल न रहने दें। प्रशासन जहां गोलजू मंदिर को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, तो वहीं मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखने की भी मांग उठ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ पिछले 8 साल से गांधी पार्क में धरना चल रहा है। लोगों का कहना है कि पहाड़ में प्राधिकरण लागू करने के कोई लाभ नहीं है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे तीर्थयात्री, बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में जोश। रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। जिन लोगों को दुकानें नहीं मिली वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। रुड़की में किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने वन विभाग के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ में गोरी नदी में गरारी टूटने के बाद डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम विनोद गोस्वामी ने इस घटना के बाद डीडी हाट पीडब्ल्यूडी के एई और जेई का वेतन रोक दिया है। रामनगर में नगर पालिका परिषद के अंदर बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ा घर बनाने का विरोध शुरू हो गया है। करणी सेना ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सहसपुर के विधायक ने बटोली गांव के पीड़ित लोगों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गांव की समस्या को लेकर बताया। सीएम धामी ने दिक्कत दूर करने का आश्वासन दिया। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल पर उठ रहे सवालों के बीच पीडब्ल्यूडी ने पुल का निरीक्षण किया। पुल को पूरी तरह सुरक्षित बताया। हरिद्वार की महिला बीजेपी नेता के अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने के मामले में अब एसआईटी का गठन हो गया है। हरिद्वार में अपनी बेटी से दुष्कर्म करवाने वाली बीजेपी नेता की पीड़ित बेटी से महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुलाकात की और फिर एसएसपी से भी बातचीत की। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर जाफराबाद के पास भारी बारिश के चलते पुलिया ढहने की वजह से कोटद्वार का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। इसके चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सीटें फुल हो चुकी हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग टिकट और रिजर्वेशन को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। यात्रियों की मांग है कि जब तक सड़क मार्ग नहीं खुलता तब तक ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। बच्चे हैं पैसेंजर, गवर्नमेंट को ये तो देखना चाहिए, अगर पुल टूट गया तो ये तो देखना चाहिए कि भाई वहाँ से बस को
वहाँ पर तक ले जाए, बस को सवारियों को वहाँ से आगे उनको रेफ़र किया जाए कि ताकि भाई किसी को दिक्कत ना हो। बहुत दिक्कतें हो रही, छोटे बच्चे हैं, ऐसे पड़े हैं 1-2 घंटे से, ट्रेन वालों की भी ऐसी भीड़ पड़ी है। बहुत परेशानी से हमने सफ़र किया है, वहाँ से वापस आए हम जहाँ से सड़क दूर तक की थी, बिल्कुल वहाँ पहुँच के बिल्कुल सुविधा नहीं थी। यहाँ रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, 1-2 डब्बे और होने चाहिए। नैनीताल में मानसून में टूरिज्म की रफ्तार थमसी गई है। आपदा के डर से पर्यटक पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं। हालांकि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है। देखिए, मॉनसून में पहाड़ों की ब्यूटी जरूर निखरी है, लेकिन नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की कमी होने लगी है। रेड अलर्ट और आपदा की तस्वीरों से पर्यटक पहाड़ की तरफ कम ही आ रहे हैं और नैनीताल के होटलों में 70% तक कारोबार कम हो गया है। हालांकि कारोबारी मॉनसून के बाद अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए हैं। देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, कि छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। अब जो छुट्टियों के बाद जो मानसून में या जो टूरिस्ट आता है तो पंजाब से आता है या फिर वीकेंड में आता है टूरिस्ट। अब ये सारा डिपेंड करेगा वेदर फोरकास्ट के ऊपर। अगर इस तरह से अलर्ट्स आएंगे, अगर मेट डिपार्टमेंट के अलर्ट्स आएंगे, उसमें न्यू मीडिया चैनल्स आएंगे, तो फिर तो आदमी डरेगा, तो फिर तो आना मुश्किल है। अगर हाँ वेदर ठीक रहेगा, ऐसे अलर्ट्स अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा और खिंचे। बहरहाल मॉनसून के दौरान थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन इस दौरान पहाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य भी निखर कर सामने आता है और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने से मुसीबत में भी आप नहीं फंसते। इनकी प्रत्येक 2 घंटे में एक सूचना ली जाती है कि कौन से रोड्स बंद हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई पर्यटक या यात्री कहीं पर फंसे हैं तो उन तक मदद पहुंचाई जा सके। तो जो रोडें लंबे समय के लिए बंद होती है, जहां पर इस तरह की घटना होने की संभावना होती है कि लंबे समय के लिए लोग फंस जाएंगे, वहाँ टीमें बनी हैं, QRTs भी बनी हैं। पर्यटन कारोबारियों को अब मौसम के ठीक होने का इंतजार है ताकि पर्यटक फिर से पहाड़ का रुख करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी के करीब रानी बाग वाले इलाके में लोग इन दिनों बेहद डरे हुए हैं। यहाँ पर गुलदार घरों में दस्तक दे रहा है। इलाके में पल रखे मवेशियों के साथ ही इंसानों पर भी हमले की कोशिश कर रहा है। आप भी देखिए। मॉनसून के मौसम में हर तरफ हरियाली छा चुकी है और यही हरियाली लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रही है। हल्द्वानी के पास रानीबाग इलाके के चौधान पाटा में इन्हीं हरी भरी झाड़ियों के पीछे इन दिनों एक खतरनाक गुलदार छिपा हुआ है, जो लगातार लोगों के घरों में दस्तक दे रहा है। इसी इलाके में रहने वाली सरस्वती तिवारी अपने ऊपर हुए गुलदार के हमले की पूरी कहानी बयां कर रही है। पहले दिन तो बच्चा में झपटा, दूसरे दिन मेरे पर झपट गया। अब ना बच्चा खा रही है ना मैं खा रही हूँ, दोनों एक सा ही हो गए। हम किस तरीके का डर बना हुआ है? एक अजीब सा अंदर से डर बैठ गया मेरे, और मैं कल 2 बोतल भी चढ़ा के ला गई। मैंने कहा ऐसे सही होंगी, कैसे सही नहीं हो रही हूँ। सरस्वती तिवारी के डर के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल इलाके से सटे गांव में ही कुछ दिन पहले एक महिला को कोई शिकारी जानवर अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाने के साथ ही अपने कर्मचारियों की गश्त भी बढ़ा दी है। हमको पता लगा कि 9 बजे करीब यहाँ पर लेपर्ड ने अटैक का प्रयास किया है, तो हमारी टीम तुरंत मौके में गई। तो उस महिला को तो अभी सब सुरक्षित है, कहीं ऐसी कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसमें गश्त बढ़ा दी है और एक पिंजरा भी हमने वहाँ लगा दिया है। जाहिर है रानीबाग का हरा भरा वातावरण इन दिनों गुलदार के छिपने के लिए मुफीद है, इसीलिए यहाँ रह रहे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गुलदार कब और कहां से हमला बोल दे और कब वो गुलदार का निवाला बन जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।